आपने एडमिनिस्ट्रेशन का वो रुख अख्तियार किया, पूरे हिंदुस्तान से 2.5 लाख आपने सीआरपीएफ और सब लोगों को बैठाया ताकि वोट नहीं डाला जा सके। आपने देखा होगा कि ममता बनर्जी को खुद भी जो उनका पोलिंग स्टेशन था, वहाँ काउंटिंग का दिन हो या उसके पहले, किस तरह से एक्ट करवाया जा रहा था। तो टोटल एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नर के हाथ में, आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में, इलेक्शन कमीशन के, इन तीनों के मिले जुले इससे वो वातावरण जो फेयर एंड इलेक्शन का होता है वो वातावरण डिमोलिश कर दिया गया। ठीक है, डिमोलिश। तो इसका मतलब है कि किसी असेंबली में अगर आपने 15,000, 20,000, 25,000, 50,000 वोट काट दिया जो जेन्युइन है, जो वोटर्स है, तो आप रिजल्ट क्या होगा। तो एकदम से लूट हुई है, और ये लूट डेमोक्रेसी की लूट है। जो इंसान वोटर्स है, वोटर्स के जो अधिकार हैं उस पर हमला हुआ है। तो दोनों वजह वहाँ हुई है। एक इनकम्बेंसी फैक्टर लगातार आ रहा है, शातिराना अंदाज में अपने आइडियाज़ को, फूट डालो और शासन को इम्पोज करना चाहती है, और उसकी मुखालफत हम लोग कर रहे हैं। और उसकी मुखालफत करने में सरे फहरिस्त नाम अगर किसी का है तो वो राहुल गांधी का है। कांग्रेस पार्टी के 500 से ऊपर हिंदू एमएलए हैं और 78 एमएलए मुसलमान हैं। तो कैसे भारतीय जनता पार्टी ये कह सकती है कि ये मुस्लिम लीग हो गई। लेकिन ये कि हम राहुल गांधी को छांट करके सियासत करेंगे, क्योंकि जो वेल एक्सेप्टेड फिगर है, और खड़गे जी को छांट करके क्योंकि वो हमारे अध्यक्ष है, हम कर नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी में कोई सवाल नहीं करता कि मोदी जी ही सिर्फ दिखते हैं, और जहां पे मोदी जी हारने लगते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, मैंने तो इलेक्शन में अपना साथ भी नहीं दिया था। ऐसा कई स्टेट के चुनाव आए हैं कि जहां मोदी जी का नाम नहीं, मोदी जी का नहीं मतलब था, वहां स्टेट लीडर। तो ये सिलेक्टेड बात नहीं होनी। आदाब, नमस्कार, मैं हूं अजरा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। इस वक्त हमारे साथ हैं बिहार कांग्रेस विधायक दल के पूर्व नेता डॉक्टर शकील अहमद खान। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी शुक्रिया। अच्छा, असम और बंगाल में करारी हार हुई है कांग्रेस की, और आप वहां के बंगाल के प्रभारी भी रहे, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आसाम और बंगाल का जो पूरा केस है, इसको समझने की ज़रूरत है। बंगाल में ममता बनर्जी रूल कर रही थी 15 साल से, और ममता बनर्जी के खिलाफ एक इनकम्बेंसी फैक्टर था जो कभी भी किसी भी सरकार के खिलाफ होता है। जब लंबे वक्त तक, वक्फे तक कोई सरकार चलाता है, तो सरकार जब चलाता है तो बहुत सारी गलतियां भी होती हैं। एक वो गुस्सा, आम गुस्सा अपोजिशन का भी होता है, आवाम का भी होता है। बहुत सारी उम्मीदें जो होती हैं वो पूरी नहीं हो पाती। लेकिन यह चीज़ अगर होती बंगाल में तो बात समझ में आती। बंगाल में यह जो एसआईआर का माध्यम इस्तेमाल किया गया है, ये जो नया चैप्टर इलेक्शन कमीशन ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के शुरू किया है, ये बहुत ही हानिकारक है इंडियन डेमोक्रेसी के लिए, हिंदुस्तानी जमहूरियत के लिए। और जो लोग के वोटर्स हैं, जेन्युइन वोटर्स हैं, उनको आप सरेआम एक तरह से जलील कर रहे हैं। वहाँ सबसे पहले तो 90 लाख वोटर्स काटे गए, फिर हो हंगामा हुआ। आपने देखा होगा कि वहाँ के मुख्यमंत्री खुद सुप्रीम कोर्ट गई, फिर सुप्रीम कोर्ट के इंस्ट्रक्शंस आए, उस इंस्ट्रक्शन के बुनियाद पर कुछ चीज़ें ठीक की गई। लेकिन उसके बाद भी 27 लाख वोटर्स हटा दिए गए जो जेन्युइन वोटर थे। हद तो ये हो गई कि आप देखिएगा कि फरक्का में जो एमएलए कांग्रेस के जीते हैं, उनका एसआईआर से नाम डिलीट था। वो फौरन सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ लेकर के फिर वो एमएलए का कैंडिडेट होते हैं और चुनाव जीतते हैं। तो इसका मतलब है कि किसी असेंबली में अगर आपने 15,000, 20,000, 25,000, 50,000 वोट काट दिया जो जेन्युइन है, जो वोटर्स है, तो आप रिजल्ट क्या होगा। तो एकदम से लूट हुई है, और ये लूट डेमोक्रेसी की लूट है। जो इंसान वोटर्स है, वोटर्स के जो अधिकार हैं उस पर हमला हुआ है। तो दोनों वजह वहाँ हुई। एक इनकम्बेंसी फैक्टर लगातार आ रहा था। जहाँ तक कांग्रेस का ताल्लुक है, तो कांग्रेस सरकार बना लेगी ऐसा हमने कभी सोचा भी नहीं था। हम तो ये एक इंटरवीनिंग पॉइंट रख रहे थे कि हम बहैसियत नेशनल पार्टी के हम बताना चाह रहे थे बंगाल के अवाम को, बंगाल के वोटर्स को, कि सिचुएशन किस तरह से बनाई गई है बंगाल में और देश में। लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर शायद आप टीएमसी के साथ गठबंधन कर लेते तो आज ये नौबत नहीं आती? ये ना किसी भी टीएमसी का आंकड़े आता, ना से, कांग्रेस को आता। किसी भी आंकड़े से ये सिद्ध बात नहीं होती है। क्योंकि जब आप असेंबली वाइज उन असेंबली सेगमेंट में
चिन्हित करके जो वोटर्स भारतीय जनता पार्टी के कम्युनल एजेंडे के खिलाफ हैं, उन वोटर्स को ही आप टारगेट करके काटते हैं, तो रिजल्ट क्या होना था? 1000-2000 ऊपर नीचे हो सकता था। अच्छा, तो कांग्रेस को खुद भी यकीन नहीं था कि वो बंगाल में जीत पाएंगे। नहीं, कांग्रेस के आपका ही आपने ही कहा आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी वहां, हम पार्टी भी है ना, एक नेशनल पार्टी है, तो नेशनल पार्टी के होने के नाते हमने हर जगह अपने कैंडिडेट खड़े किए, लेकिन हमको असल फाइट तो वह भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के साथ हो रही थी। सीपीएम ने भी अलग खड़ा किया था। तो भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के बीच अगर फेयर लड़ाई होती और उस फेयर लड़ाई में इलेक्शन कमीशन का रोल अगर फेयर होता, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रोल अगर इम्पार्शियल होता, तो रिजल्ट वो नहीं आते भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो आज दिखने को मिले। अच्छा, आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि जो इलेक्शन हुआ वो फेयर नहीं है? कैसे नहीं, कैसे? जब ये मैं 27 लाख वोटर्स की बात कर रहा हूँ, जिसमें मैंने एग्जाम्पल दिया कि एक वो व्यक्ति जिसका के एसआईआर के माध्यम से नाम काट दिया गया, उसको हमने टिकट दिया कांग्रेस पार्टी ने, और उसका नॉमिनेशन नहीं हो रहा था, इमीडिएटली उसने सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिला, इनका तो नाम है। आप कह रहे हैं कि सवाल ऐसे तो 27 लाख को बहुत अफसोस हुआ कि उन्होंने क्या नाम है ममता बनर्जी का सपोर्ट नहीं किया, विपक्ष जो है एकजुट नहीं है, यूनाइट नहीं है। ये सब बात की बातें हो सकती है, क्या फायदा जब पहले अगर आप गठबंधन कर लेते साथ में। जब आदमी एनालिसिस करता है चीजों को, तो वो अपने पीछे मुड़कर के चीजों को देखता जरूर है। तो राहुल गांधी जी ने कहा कि यह एक क्राइसिस का पीरियड बंगाल में खड़ा किया गया, और जिस तरह के रिजल्ट हैं, तो ऑल इंडिया पैमाने पे जो लोग भी इस भारतीय जनता पार्टी के इस विचार के खिलाफ हैं, उन सबको इकट्ठे होना चाहिए। यह बात ममता बनर्जी जो पहले नहीं बोल रही थी, वो भी बोल रही है। तो ये तो अच्छी बात है कि पेशकदमी होनी चाहिए, पेशरफ्त होना चाहिए। लेकिन बंगाल का चुनाव आप मान लीजिए, और देश की जनता मानती है कि वो एक बेईमानी का चुनाव। आप भाषण देखिए, बंगाल के चुनाव के प्रधानमंत्री के भाषण, शुभेंदु अधिकारी के भाषण, तमाम नेताओं का जो भाषण है, जिसकी कोई जगह डेमोक्रेटिक इलेक्शन में नहीं हो सकती है। याद होना चाहिए कि बाल ठाकरे साहब ने यह बयान एक बार दिया था, तो उनको वोट देने से वंचित कर दिया गया था कि आप वो जुबान इस्तेमाल नहीं कर सकते। खुलेआम धड़ल्ले से गालियां दी जाती हैं और जलील किया जाता है और नफरती बातें की जाती हैं, और वो एक्सेप्ट कर लिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी प्लस आपने एडमिनिस्ट्रेशन का वो रुख अख्तियार किया, पूरे हिंदुस्तान से 2.5 लाख आपने सीआरपीएफ और सब लोगों को बैठाया ताकि वोट नहीं डाला जा सके। आपने देखा होगा कि ममता बनर्जी को खुद भी जो उनका पोलिंग स्टेशन था, वहाँ काउंटिंग का दिन हो या उसके पहले, किस तरह से एक्ट करवाया जा रहा था। तो टोटल एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नर के हाथ में, आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में, इलेक्शन कमीशन के, इन तीनों के मिले जुले इससे वो वातावरण जो फेयर एंड इलेक्शन का होता है, वो वातावरण डिमोलिश कर दिया गया। ठीक है, डिमोलिश कर दिया गया। लेकिन सवाल ये भी है कि आप देखिए तो तेजस्वी यादव वहां गए, अखिलेश यादव भी सपोर्ट में ममता बनर्जी के उतरे हुए थे। तो जो सत्ता पक्ष जो होने वाले थे, उनको तो लगता है ना फ्यूचर में कि चलो ठीक है, राहुल गांधी भी अगर आके सपोर्ट करते हैं तो आज ये नौबत तो नहीं आती। कहीं ना कहीं अफसोस तो होना चाहिए कांग्रेस को इस चीज का। आप जो कह रही हैं वो बात एक हद तक सही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी, आप ये देखिए कि मुख्तलिफ राज्यों में, हम केरल में इंडिया गठबंधन के अलायंस का हिस्सा लेफ्ट पार्टी है, लेकिन हम केरल में अब अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये तो हो सकता है, और ये पोस्ट इलेक्शन भी कई जगह अलायंस होते हैं, बाद में भी होता है। बंगाल की जो हमारी यूनिट रही कांग्रेस पार्टी की, हर राज्य की अपनी यूनिट है, और उसका अपना नज़रिया होता है हर स्टेट का। तो कांग्रेस पार्टी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, तो अपने राज्य के नज़रिए को भी तस्लीम करती है, तो इसीलिए वो अलायंस नहीं हुआ। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ, एस्टैब्लिश ये हुआ अल्टीमेटली रिजल्ट आने के बाद कि पूरी बेईमानी के साथ डेमोक्रेसी का गला घोटा गया। अच्छा, बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस जो है वो मुस्लिम लीग हो गई है, इस पर आप क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी झूठ को 100 बार बोलो और वो सच दिखे, ऐसा करने में वो 50 साल से माहिर है। क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी के 500 से ऊपर हिंदू एमएलए हैं और 78 एमएलए मुसलमान हैं।
तो कैसे भारतीय जनता पार्टी ये कह सकती है कि ये मुस्लिम लीग हो गई? हम्म। किस बुनियाद पे कह सकती है? अच्छा, बुनियाद है। असम में 19 सीट जीती लेके है 18 सीट कांग्रेस, आया, हाँ। जिसमें 18 मुस्लिम है। बंगाल में भी 2 सीट जीती है, दोनों मुस्लिम ही है। और अधिकतर जो मुस्लिम, केरल में भी वही हुआ है। केरल में भी मतलब ये जीते हैं आप लोगों, उसमें भी मुस्लिम की संख्या बहुत है। कैंडिडेट वही अच्छा है। सवाल है। तो बीजेपी जो कह रही है वो अच्छा सही सवाल ना? है। नहीं, बीजेपी जिस तरह का आर्गुमेंट दे रही है, इस आर्गुमेंट का सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। और इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में डेमोक्रेटिकली अगर इलेक्ट किसी भी जाति संप्रदाय का लोग होता है तो जाति संप्रदाय के आधार की सियासत कांग्रेस पार्टी नहीं करती है। दूसरी बात जो आपने कहा कि आसाम का अगर आप केस देखिएगा तो आसाम में ये जो डिलिमिटेशन का डिबेट है पार्लियामेंट का, उसका सुनना चाहिए। डिलिमिटेशन के डिबेट में यही है कि आपने इस तरह से डिलिमिटेशन जम्मू कश्मीर के मामले में और आसाम के मामले में ये किया कि आपने वोटर्स को, जो वोटर क्लब कर दिया गया, और इसीलिए आप असेंबली में देखिएगा कहीं पर 25 लाख वोटर है, कहीं पर 15 लाख वोटर है। जबकि असेंबली जब बनता है तो यूनिफॉर्मिटी एक तरह की होती है कि साहब अगर वोटर की संख्या हर असेंबली में 15 लाख है तो 15-16 लाख हर जगह होगी। तो इस तरह का कहीं पे 94% मुसलमान कर दिया गया, कहीं पर 85% मुसलमान कर दिया गया। तो मुसलमानों को ब्रैकेट करके आपने अलग से कर दिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी तो ये चाहती है कि मुसलमानों को अलग से ब्रैकेट करके एक अलग से जगह से ठूस दो और वहां से वो जीत के आएंगे और वो अपना प्रोपेगेंडा कि मुस्लिम लीग हो गई, मुसलमान ही यहाँ से जीतता है। अच्छा, तो कांग्रेस को नहीं लग रहा है कि मुस्लिम वोट भाग रहा है, हिंदू वोट भाग रहा है? नहीं, सॉरी, सवाल यही है कि हिंदू वोट भाग रहा है, मुसलमान वोट भाग रहा है। हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी खतरे में है, ये सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी को लगता है। हिंदुस्तान का जो रवैया है एक दूसरे के प्रति सम्मान का, वो खत्म हो रहा है, वो ज्यादा खतरे में है। और ये कैसे महसूस किया जा सकता है कि हम तो कभी भी हिंदू और मुसलमान को लेकर के अपना कोई भाषण तो देते नहीं। कांग्रेस पार्टी के एक नेता का भी भाषण के हिंदू एक हो जाओ, हमको हिंदू का वोट चाहिए, हमको मुसलमान का वोट चाहिए, वो हम कह नहीं सकते। कॉन्स्टिट्यूशन भी उसका अलाउ नहीं करता है और हमारी पूरी विरासत उसको अलाउ नहीं करती है। तो कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी और भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी को हिंदुस्तानियों को समझना पड़ेगा। हम उस शू में अपना पाँव नहीं रख सकते और उस आइडियोलॉजी के साथ नहीं जा सकते जो भारतीय जनता पार्टी प्रोपेगेट करती है। वो चाहती है कि कॉर्नर कर दें, आपको प्रो मुस्लिम बना दिया जाए। आपके नंबर ऑफ मुसलमान अगर जीत जाए किसी स्टेट में तो आपको कह दिया जाए कि सिर्फ आप मुसलमानों की पार्टी है, ताकि जो हिंदू समाज है और वो बहुत ही लिबरल समाज है, आज भी अगर देखिएगा तो भारतीय जनता पार्टी को पूरे हिंदुस्तान में 37-38% वोट मिला है। ये अलग बात है कि वोट का बिखराव है तो उसको हिंदुस्तान के तमाम मेजोरिटी का वोट थोड़े मिला है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी बहुत ही चालाकी के साथ, शातिराना अंदाज में अपने आइडियाज को, फूट डालो और शासन को इम्पोज करना चाहती है। और उसकी मुखालफत हम लोग कर रहे हैं। और उसकी मुखालफत करने में सरे फहरिस्त नाम अगर किसी का है तो वो राहुल गांधी का है। यही सवाल तो है, सिर्फ राहुल गांधी लड़ाई कर रहे हैं, बाकी कांग्रेस के जितने नेता हैं वो कुछ नहीं, उनके साथ क्यों नहीं खड़े हैं? अच्छा, तो भारतीय हर पार्टी का एक लीडर होता है। तो भारतीय जनता पार्टी का कौन लीडर है? 10 लीडर का नाम लिखे क्या? देखिए, लेकिन फिर भी अमित शाह दिख रहे हैं। लेकिन आप देखिए तो बीजेपी एकजुट है, बीजेपी एकजुट है, लेकिन कांग्रेस नहीं दिख रहा है। उनके मुख्यमंत्री 10 आज के दिन में तो 10 जाते हैं प्रचार करने के लिए। हमारी पार्टी का के जो चीफ है वो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। तो मल्लिकार्जुन खड़गे है ना, जाते हैं ना कैंपेन में। राहुल गांधी है ना, तो हम लोग भी अपनी लड़ाई नहीं, हम लोग की लड़ाई। अब मीडिया का जो तंत्र वो चीजों को कम दिखाता है। अगर मीडिया इंसाफ पसंद होती, हिंदुस्तान की मेन मीडिया, और जिसके ऊपर सरकारी दबाव है और सरकारी खर्चे से वो चल रही है, अगर वो इंसाफ पसंद होती तो वक्त अगर राहुल गांधी जी को, खड़गे जी को किसी मीटिंग की का जितना देना चाहिए वो स्लॉट मिलता नहीं है, ना अखबार में मिलता है, ना मीडिया मिलता है, ना सोशल मीडिया मिलता है। तो ये बेईमानी तो हमारे यहाँ चल रही है। लेकिन राहुल गांधी के नाम से तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बल्कि वो कांग्रेस पार्टी को मजबूत देने का नाम है। और कांग्रेस पार्टी के ढेर सारे नेता जाते हैं, राज्यों में जाते हैं, हर नेता दिखाई नहीं देते। नहीं, ये आप दिखाई नहीं जाते, वो कौन सी निगाह है जिससे आप देखते नहीं? दिखाने वाला कौन है? बीजेपी के खिलाफ राहुल गांधी हमेशा अकेले खड़े रहते हैं, ऐसा क्यों? अकेले ही दिख रहे हैं हर जगह। देखो, और इसलिए बीजेपी उनसे डरती भी है। पार्लियामेंट के अंदर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को अगर किसी के खड़े होने से तकलीफ है, लेकिन यह इल्जाम बिल्कुल गलत है।
प्रियंका गांधी जाती है, पार्लियामेंट में डिबेट भी करते हैं, पार्लियामेंट में कम से कम 15 स्पीकर कांग्रेस की तरफ से बोलते हैं, चाहे आप नाम ले सकते हैं, दिग्विजय सिंह बोलते हैं, शशि थरूर बोलते हैं, मनीष तिवारी बोलते हैं, इमरान पार्लियामेंट बोलते में तो हैं। दिखता है, लेकिन जमीनी स्तर पर नहीं जमीनी दिखता। स्तर पर भी जब कैंपेन का होता है, हम सब लोग थे वहाँ, और स्टेट के मुख्तलिफ स्टेट के लीडर थे वहाँ, तो ऐसा नहीं कि नहीं दिखता है, लेकिन वो एक टीम का अगर कोई लीडर है तो वो दिखेगा और ज्यादा दिखेगा, और उसकी जिसकी प्रासंगिकता है तो वो जाहिर सी बात है कि वो दिखेगा। राहुल गांधी जी सही बात कहते हैं, भीड़ बड़ी पैमाने पर आती है, स्ट्रक्चर जो नीचे का है, आप ये कह सकती है कि कांग्रेस का स्ट्रक्चर वो हमारा कमजोर होता है, कि जिसकी वजह से जो हमको और वोट भी समेटने चाहिए वो नहीं होते। ये हम एक्सेप्ट करने को तैयार हैं, जिसकी तरफ हम लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ये कि हम राहुल गांधी को छांट करके सियासत करेंगे, क्योंकि जो वेल एक्सेप्टेड फिगर है, और खड़गे जी को छांट करके क्योंकि वो हमारे अध्यक्ष है, हम कर नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी में कोई सवाल नहीं करता कि मोदी जी ही सिर्फ दिखते हैं, और जहां पे मोदी जी हारने लगते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, मैंने तो इलेक्शन में अपना साथ भी नहीं दिया था। ऐसा कई स्टेट के चुनाव आए हैं कि जहां मोदी जी का नाम नहीं, मोदी जी का नहीं मतलब था वहां स्टेट लीडर। तो ये सिलेक्टेड बात नहीं होनी चाहिए। चलिए, ये भी है, लेकिन एक सवाल आपसे ये भी है कि कांग्रेस नहीं लगता है कि सॉफ्ट हिंदुत्व को अपना लिया है, इस कारण उनका वोट जो है खत्म होते जा रहा है, और दिक्कत हार भी रही है कांग्रेस इसी वजह से। नहीं, दिक्कत ये है कि सॉफ्ट हिंदुत्व और कड़ा हिंदुत्व सवाल वो नहीं है। मुद्दे क्या है? भारतीय जनता पार्टी का विचार इस मुल्क में एक कट्टरवाद को जन्म देना है। हिंदुस्तान में रहने वाले, बसने वाले, सजने वाले तमाम जातियों धर्मों के बीच में तफरका फैला रहे, खास तौर पे हिंदू मुसलमान सब्जेक्ट पे उसने पूरी एक थ्योरी प्रेजेंट कर रखी है, और उसको यकीन और बावर कराने के लिए उसके पास लाखों चेहरे हैं जो उसकी बात करते हैं। तो एक संघर्ष है, और वो जिस मुद्दे को वो लाती है, और उस मुद्दे पर वो, ये ऐसा लगता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे, आप राम को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? नहीं, आप नहीं मानते, हम मानते हैं, तो आपने क्या किया? सवाल ये नहीं है। सवाल मुल्क कैसे चलेगा? मुल्क आइन के मुताबिक चलेगा, मुल्क तमाम लोगों की आस्था पे के इज्जत से चलेगा, या बेइज्जत करके चलेगा? ये दो विचारधारा की लड़ाई है। कांग्रेस पार्टी आपको लगती है कि अपने विचारधारा को आगे करने में कमजोर हो रही, क्योंकि हमारा पैमाना ये हो रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि मैं 500 चुनाव हार सकता हूं, लेकिन मैं इंसानियत को खोना नहीं चाहता। और ये आप फ्रीडम स्ट्रगल में मौलाना आज़ाद की आप अगर स्टेटमेंट देखिएगा कि हिंदू मुसलमान का तफरका हो जाए और हिंदुस्तान आज़ाद हो जाए, वो मैं कभी नहीं चाहूँगा, चाहे 100 साल हमको इंतजार करना पड़े। तो इस मुल्क का जो विचारधारा चली आ रही है, जो विरासत चली आ रही है, वो मेल मोहब्बत की है। भारतीय जनता पार्टी इस मेल मोहब्बत को ख़त्म करना चाहती है, और इस मेल मोहब्बत को ख़त्म करने वो मेहनत कर रही है। हमको इस मेल मोहब्बत के खिलाफ वो मेहनत करती है। हम लोग को मेल मोहब्बत के लिए, विचार को एक साथ करने के लिए, हमको किसी धर्म का अपमान नहीं करना है, साथ साथ तमाम धर्मों की इज्जत भी करनी, यही फ़र्क है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, और ऐसी निष्पक्ष पत्रकारिता देखना तो देखते रहे मंथन टुडे। शुक्रिया।